हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। हम पढ़ रहे थे चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है, बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में आगे और देखते हैं कि हमने थोड़ा रिवीजन कर रहे थे कि हमने पिछले 2 लेक्चर में मतलब जो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी उसमें क्या पढ़े हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया नाम की कुछ चीजें होती है। ये क्या है? एक रिएक्शन मात्र है। क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, कुछ भी अभिक्रिया होगी और वो रासायनिक अभिक्रिया तब कहलाएगी जब उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या करेंगे, संक्षेप में लिख देंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को जब संक्षेप में लिख देंगे तब वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? हाँ, रासायनिक समीकरण कहलाएगी। मतलब सर रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिख दो तो वो क्या बन जाता है? रासायनिक समीकरण। सर रासायनिक समीकरण में कुछ चीजें हमने देखा था, थोड़ी मोड़ी चीजें हमने देखी थी। क्या देखा था सर? कुछ एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब सर रासायनिक समीकरण में हम लोग कुछ ऐसा पढ़ रहे थे जैसे कि कुछ भी समीकरण है H2 प्लस O2 से क्या बना? H2O बना। तो इन सब बातों में हमने क्या देखा था कि इस तरफ जितने हैं उस तरफ उतने होने चाहिए। क्या है नहीं है, मतलब क्या है अणु, क्या है परमाणु, उसकी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते, क्योंकि हालांकि आप लोग ये पिछले क्लास 9 में अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो थोड़े से हम ओवरऑल ऊपर से देखते हैं कि क्या होता है अणु, क्या होता है परमाणु, कैसे तत्व बनता है, कैसे यौगिक, क्योंकि हमें थोड़ी सी इनकी जरूरत अभी पड़ रही है। तो थोड़ा सा हम ऊपर से देखते हैं कि क्या ये क्या होता है। ठीक है, दुनिया का कुछ भी चीज है, दुनिया का कुछ भी चीज है जिसमें क्या हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। दुनिया का कोई भी चीज है जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, वो कुछ ना कुछ जगह को घेरे, मतलब वो क्या हो, आयतन हो। उसमें क्या हो, कुछ ना कुछ आयतन हो। दुनिया का कोई भी चीज है अगर उसमें द्रव्यमान और आयतन है मतलब वो क्या है, पदार्थ है। अब एक वैज्ञानिक आए, डाल्टन नाम का एक वैज्ञानिक आया। उन्होंने क्या कहा कि ये पदार्थ जो है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है और उसको क्या बोलते हैं, परमाणु। पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु, एटम बोलते हैं। क्लियर है? किसने बताया परमाणु के बारे में? सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया? सर डाल्टन ने बताया। डाल्टन कौन थे? वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब परमाणु अगर एक, दो या दो से ज्यादा परमाणु मिला, दो से ज्यादा परमाणु मिला तो वो अणु बनाएगा। अब फिर दो या दो से ज्यादा अणु मिला तो वो तत्व भी बना लेता है कभी, और कभी यौगिक भी बना लेता है। कभी तत्व बना लेता है और कभी यौगिक बना लेता है। ठीक है, परमाणु को एटम बोलते हैं, अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, तत्व को बोलते हैं एलिमेंट और यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी चीज है अगर उसमें द्रव्यमान है साथ ही वो जगह घेरेगा। अब द्रव्यमान है तो कुछ ना कुछ जगह को ऑक्यूपाइज करेगा, घेरेगा, स्थान ग्रहण करेगा। तो ये कुछ भी चीज वो वजन है, उसमें द्रव्यमान है तो वो कहीं ना कहीं रहेगा ना, और जहां भी रहेगा वो उसका क्या हो जाएगा, कुछ जगह घेरेगा और उसका वो आयतन होगा। जैसे एक कोई भी बर्तन है उसमें पानी डाल रहे हैं, हाँ, तो वो क्या करे, पानी अपना जगह घेर रहा है, जिस तरह के बर्तन में डालो उस तरह का शेप हो जाएगा और उसका आयतन फिक्स रहेगा। अगर 1 लीटर पानी को तुम ग्लास में डालो तो उतना होगा, बाल्टी में डालो तो भी 1 लीटर ही होगा। मतलब उसका जब भी मास फिक्स हो जाएगा उसका आयतन फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आयतन हमेशा ही फिक्स रहेगा, कभी कभी ताप के बढ़ने घटने से आयतन का बढ़ना घटना होता है। क्या होता है वो आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी चीज है वो उसमें द्रव्यमान हो और वो आयतन को घेरे, वो क्या कहलाएगा, पदार्थ। ठीक है, पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है, उसको परमाणु बोल दिए।
पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ, उसको क्या बोल दिए? परमाणु, इंग्लिश में एटम बोलते हैं। अब परमाणु के ग्रुप को, परमाणु के समूह को हम लोगों ने क्या कहा? अणु कहा। परमाणु के समूह को हम लोगों ने अणु, इंग्लिश में बोले तो मॉलिक्यूल्स बोला। क्लियर है? अब मॉलिक्यूल्स आगे चल के तत्व भी बना सकता है और यौगिक, यानी कि मॉलिक्यूल्स मतलब अणु का जो समूह होता है, अणु का समूह जो होता है वो तत्व भी बनाता है और अणु का समूह क्या करता है? यौगिक भी बनाता है। तो तत्व और यौगिक दोनों में ही अणु होते हैं। तत्व और यौगिक दोनों में ही क्या होते हैं? अणु होते हैं। अब कहाँ तत्व बोलेंगे, कहाँ यौगिक बोलेंगे, ये बात देखिए। अगर तत्व भी किससे बन रहा है? अणु से। यौगिक भी अणु से। तत्व किससे बन रहा है? अणु से। यौगिक किससे बन रहा है? अणु से। अगर ये तत्व जिस अणु से बन रहा है उस अणु में जो परमाणु होगा, क्योंकि अणु किससे बना है? परमाणु से। देखो, तत्व और यौगिक दोनों ही अणु से और अणु परमाणु से। तो मतलब ये जो अणु से, जब अणु से तत्व बनेगा, अणु से तत्व बनेगा, तो ये जो अणु में जो परमाणु होगा, अणु में क्या होगा? परमाणु का समूह होगा। अणु में क्या होगा? परमाणु का समूह होगा। अणु में क्या होता है? परमाणु का समूह होता है। तो अणु में जो परमाणु होंगे, अणु में परमाणु क्या होंगे? सारे परमाणु समान होंगे। सारे परमाणु समान होंगे। मतलब सर कि अगर अणु से जो तत्व कब बनेगा? अगर अणु में परमाणु समान हुए, अगर अणु के सभी परमाणु क्या हुए? समान हुए, तो आगे चल के क्या बनाएंगे? तत्व बनाएंगे। ठीक है सर यौगिक कब बनाएंगे? कब बनाएंगे यौगिक? उसकी बात देखते हैं। यौगिक भी किससे बनेगा? यौगिक भी किससे बनेगा? अणु से बनेगा। अणु किससे बना हुआ है? परमाणु से बना हुआ है। अगर इस अणु में जो परमाणु है, ये परमाणु का जो समूह होगा, भिन्न परमाणु का समूह, इसका अलग अलग परमाणु अगर हो गए, भिन्न परमाणु हो गया, भिन्न परमाणु का समूह। ठीक है? अगर समान परमाणु का समूह है अणु में, तो वो आगे चल के तत्व बनाएगा। अणु से मिलता है तत्व, अणु से यौगिक बनता है। तो अगर अणु में परमाणु समान हुए, तो वो आगे चल के तत्व बनाएगा। अगर अणु में परमाणु अलग अलग हुए, भिन्न हुए, डिफरेंट हुआ, तो वो आगे चल के यौगिक बनाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? सर एग्जांपल तो कराओ। जैसे क्या है? ये क्या है? एक परमाणु है। ऑक्सीजन भी क्या है? एक परमाणु है। नाइट्रोजन भी क्या है? एक परमाणु है। सल्फर क्या है? परमाणु है। फास्फोरस क्या है? परमाणु है। क्लोरीन क्या है? परमाणु है। आर्गन क्या है? परमाणु है। सर हाइड्रोजन 2 हो गया तो H2 हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। मतलब दो परमाणु के समूह को क्या बोलते हैं? अणु। देख लो, परमाणु का जो समूह होगा, परमाणु का जो समूह होगा, परमाणु के समूह को क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। तो परमाणु का जो समूह होगा उसको क्या बोलेंगे? अणु। मतलब सर ये पहले H था ना, तो H अगर हुआ तो ये क्या हुआ? परमाणु। बट यहाँ परमाणु का समूह है, तो ये क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ही ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया? सर एक ही है तो परमाणु है। ठीक है? ये भी एक ही है तो क्या हो जाएगा? परमाणु। ये भी क्या है? सब क्या है? बताओ, सब क्या है? परमाणु है। ठीक है सर, अगर N2 हो गया, मतलब 2 नाइट्रोजन का परमाणु मिल गया, ये क्या हो गया? अणु हो गया। तो हम लोग परमाणु और अणु पहचानने लगे। ठीक है? थोड़ा सा और कि अब तत्व कब बनेगा? यौगिक कब बनेगा? तत्व कब बनेगा? यौगिक कब बनेगा? ऑक्सीजन क्या है? O2, मतलब ये क्या है? एक अणु है। अब अणु से के समूह से क्या बनेगा? बहुत सारा ऐसे ऑक्सीजन 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 आ गया, बहुत सारा आ गया। इस बीकर में एक कोई बर्तन है, उस बीकर है, बीकर बोलते हैं अक्सर, तो उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन का अणु डाल दिए, तो वो क्या बना सकता है? सर अणु का समूह चाहे तो तत्व बनाएगा, अणु का समूह चाहे तो यौगिक बनाएगा। अब चेक करेंगे कि अणु का समूह में
परमाणु समान है या अलग अलग है? सर दोनों ही ऑक्सीजन परमाणु है, मतलब इस अणु के समूह से क्या बनेगा? तत्व बनेगा, यौगिक यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, और क्या होता है? H2, सर ये एक अणु है। सर अलग अलग प्रकार के परमाणु का ये अणु है। ये एक अणु है जिसमें दो तरह के परमाणु है, मतलब अलग अलग तरह के परमाणु है। एक दो तो है हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु, तो मतलब इस वाले अणु में 3 परमाणु है और ये आगे चल के क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे, क्योंकि यौगिक के बारे में हमने पढ़ा है कि यौगिक जिस अणु से बना होता है उसमें परमाणु अलग अलग होता है। तो आई होप यहाँ तक की बात आप लोग को समझ में आ गई। सर क्या है? दुनिया का कोई भी चीज है, पदार्थ है, पदार्थ कैसे पहचाने? उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, साथ ही वो कुछ ना कुछ आयतन को घेरे। ठीक है, और परमाणु मतलब पदार्थ क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है, और उस छोटे टुकड़ों को सबसे पहले डाल्टन ने बताया था, और वो क्या होता है? परमाणु होता है। यहां तक की बात समझ आई। और क्या होता है? परमाणु मिल के समूह जो होता है, 2 या 2 से ज्यादा परमाणु मिलेंगे तो वो अणु बनाएंगे। अब अणु में अगर परमाणु समान एक ही जैसा परमाणु मिलके अणु बनाया तो वो आगे चल के तत्व बनाएगा। अगर अलग अलग तरह से परमाणु मिला तो और वो अणु बना, अलग अलग तरह का परमाणु मिलके अणु बना और वो आगे चल के यौगिक बनाएगा। ठीक है, पदार्थ के बारे में और थोड़ी सी चीज, पदार्थ के बारे में और थोड़ी सी चीज क्या? सर पदार्थ जो होते हैं ना उसकी 3 भौतिक अवस्थाएं हम लोग देखते हैं। पदार्थ की हम लोग 3 भौतिक अवस्थाएं देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं देखते हैं। पदार्थ चाहे तो ठोस अवस्था में होगा, चाहे तो द्रव अवस्था में, हालांकि ये पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं, चाहे तो गैस में होगा। सर पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, इसको सॉलिड, लिक्विड, और गैस, इन्हें कहते हैं पदार्थ की मूलभूत भौतिक अवस्था। मतलब 3 जो भौतिक अवस्था है। और सर और भी होती है, हाँ सर प्लाज्मा अवस्था भी होता है, बहुत सारे अवस्था होता है, वहां हमको अभी ले जाना, आपको सिर्फ पढ़ना है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो सकती है भौतिक रूप से, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस 3 भौतिक अवस्थाएं हम लोग देख सकते हैं, चाहे तो ठोस, चाहे तो द्रव, चाहे तो गैस। ठीक है, हम सर पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण। हम पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण। ये क्या वाला है? रासायनिक समीकरण क्या होता है वही पढ़ रहे थे। रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण। इसमें हमने क्या किया था? इसकी परिभाषाएं देख ली, कैसे क्या होता है रासायनिक समीकरण, कब बोलेंगे, कब रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, ये देख ली कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिख दिए। क्या किए? रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिख दिए, तो वो क्या होगा? रासायनिक समीकरण। सर इसके समीकरण लिखने के हम लोगों ने नियम की बातें कर ली है। समीकरण लिखने के नियम की बातें हम लोगों ने कर ली। कितने नियम देखे थे? 4 नियम। पहला क्या था कि अभिकारक और अभिकारक के बीच में प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे, अभिकारक प्लस अभिकारक करेंगे। उसके बाद क्या था सर? दूसरा नियम हम लोग पढ़े थे, उत्पाद प्लस उत्पाद करेंगे। हम लोग उत्पाद प्लस उत्पाद करेंगे, मतलब जो प्रोडक्ट बना है और अगर 2 प्रोडक्ट हुआ तो उसके बीच में प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे। और क्या पढ़े थे? तीसरा नियम था कि जो अभिकारक होगा ना, अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि तीर जिधर बन रहा है तो देखेंगे इस इधर से ये चीज बना है, इन चीज से ये चीज बना है, जिससे हम मिलाते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक, और जो बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। चौथा चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि तीर के चिन्ह है ना, इसके चाहे तो ऊपर या नीचे हम लोग उत्प्रेरक को लिखते हैं, उत्प्रेरक को लिखते हैं।
तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे हम लोग उत्प्रेरक को लिखते हैं। और उत्प्रेरक का काम क्या है, इसके पास इतनी पावर होती है, कैपेसिटी होती है, ये चाहे तो अभिक्रिया के दर को, स्पीड को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। सर ऐसा इसलिए कराते हैं, कुछ अभिक्रिया इतनी तेजी से हो जाती है कि हमको पता ही नहीं चलता है। तो ये रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम थे। दूसरा चीज हम लोगों को पढ़ना था, जो सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर से, जो है ना, कुछ टॉपिक मेन होता है एकदम, जहां से क्वेश्चन लगभग साल पूछे जाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन होता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। क्या क्वेश्चन होता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको देखने से पहले हम लोग समझते हैं कि संतुलन क्या होता है, हाँ, और संतुलन क्यों करते हैं। फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, आप लोग दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे और खुद से बनाओगे आंसर। पहले समझ लेते कि संतुलन होता क्या है और क्यों करते हैं। रासायनिक समीकरण का संतुलन टॉपिक अब हमारा क्या है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या होता है। रासायनिक समीकरण का संतुलन। ठीक है, क्या टॉपिक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, संतुलित करना। सबसे पहला है क्यों, सबसे पहला है क्यों करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित हम लोग क्यों करते हैं। तो देखो इसके लिए आता है क्यों का आंसर क्या देता है, एक नियम आया, और नियम क्या कर रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक नियम आया, वो क्या बोलता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम खुद को बताता है। वो क्या बताता है, मैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम हूं। एक कोई आया और मैं बोला क्या, मैं द्रव्यमान संरक्षण नियम हूं, द्रव्यमान संरक्षण नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सर ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सर द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। सर ये दुनिया जो है ना, हमारा ब्रह्मांड जो है, इसकी जो वेट है, द्रव्यमान है, ये फिक्स है। हमारी दुनिया, हमारा ब्रह्मांड का द्रव्यमान क्या है, फिक्स है। ना ही हम द्रव्यमान बना सकते, ना ही मिटा सकते, ना ही हम द्रव्यमान को बना सकते हैं, ना ही मिटा सकते हैं। हम द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमने पहले देखा, ना ही हम द्रव्यमान बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, मतलब मिटा सकते हैं। इससे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब सर एक गैस लिए हाइड्रोजन, एक गैस और लिए ऑक्सीजन, उस दोनों को मिला दिए, एक अलग द्रव्य मिला हमें, और उस द्रव्य का नाम है पानी। मतलब गैस से हम लोग जल बना लिए, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिए। ऐसा नहीं कि हम जल एकदम कहीं अलग जगह से ला लिए, ऐसा नहीं है। उस जगह से द्रव्यमान हटा और नया द्रव्यमान यहाँ पे बना। मतलब नया द्रव्यमान बनने का मतलब सर गैस से द्रव बन गया। ऐसा नहीं कि वो द्रव्यमान कहीं अलग दुनिया से आ गया, हमारे ब्रह्मांड से ही ऐसा है ना। तो मतलब हमारे जो ब्रह्मांड है, इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, फिक्स है। हमारे ब्रह्मांड का क्या है, ब्रह्मांड जो है इसका क्या है, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड बोले तो निश्चित, निश्चित या नियत बोल दो। नियत मतलब कांस्टेंट एक होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं नियत। मतलब क्या, हमारा ब्रह्मांड का द्रव्यमान फिक्स है, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो मतलब जितनी चीजें हमने अभिक्रिया में डाली उतनी ही चीजें हमें मिलेगी। सर चीजें क्या कहने का मतलब, सर जितना द्रव्यमान हम लोग डाले उतना द्रव्यमान हमको मिलेगा। सर उसका रूप, रंग, आकृति वो अलग हो सकती है, उसकी अवस्थाएं अलग हो सकती है, उसकी गंध, सुगंध, दुर्गंध अलग हो सकती है।
बस क्या हो सकता है, उसकी रूप रंग आकृति अलग हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन अगर आ गया कि रासायनिक समीकरण का संतुलन हम लोग क्यों करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए। और द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम है कि हम ना ही नया द्रव्यमान बना सकते हैं और ना ही पहले से उपस्थित द्रव्यमान को मिटा सकते हैं, बस हम एक द्रव्यमान को दूसरे द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। यही तो है द्रव्यमान संरक्षण नियम। मतलब सर ये जो क्वेश्चन है अब लगता है कि हम लोग से बन जाएगा। क्या पूछा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, क्यों करते हैं रासायनिक समीकरण को। देखो रासायनिक समीकरण हम लोग का संतुलन पढ़ रहे थे, पहला आया कि क्यों संतुलन क्यों करें, तो क्या आंसर है कि रासायनिक समीकरण मतलब द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कैसे। ठीक है, क्यों तो पता लग गया, दूसरा क्या आता है कि कैसे करते हैं। पहला क्या है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। आंसर क्या आया कि सर रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना होता है या उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, ये क्या है द्रव्यमान संरक्षण नियम, सार्वभौमिक नियम है। मतलब सार्वभौमिक का मतलब होता है जो हर जगह लगे। क्लियर, ठीक है, तो सार्वभौमिक मतलब जो हर जगह अप्लाई हो, हर जगह लगे। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम यही बताता है कि जहां भी अभिक्रिया होगी मतलब जितने पदार्थ जितनी मात्रा में हम लोग मिलाए हैं उतनी मात्रा में ही प्राप्त होगी। सर उसका अवस्था बदल सकता है, उसका रंग बदल सकता है, उसका आकृति बदल सकता है, उसका गंध बदल सकता है। तो यही तो है रासायनिक परिवर्तन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। याद है रासायनिक परिवर्तन का गुण हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर कैसे कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब ये है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करें। ठीक है, बड़ी बारीकी से आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है। इसमें ये कॉन्सेप्ट वन ऑफ द बेस्ट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक उदाहरण लेते हैं और धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, सिंपल सा उदाहरण जो हम लोग अभी तक देखते आए हैं। सर यही एग्जांपल आपको पता है क्या, और क्या है H2O। अब आपको पता चलेगा सर ने थोड़ी सी अणु और परमाणु के बारे में क्यों बता दिया। ठीक है, ये क्या है, एक अणु है, समझ में आ रहा है। ये क्या है, ये भी अणु है। ये क्या है सर, ये भी अणु है। सर इस अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। समझ में आ रहा है। ये H2 में एक अणु है, उसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु है। ऑक्सीजन एक अणु है, इसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु है। सर ये भी एक अणु है, इसमें क्या है 2 हाइड्रोजन परमाणु है और क्या है एक ऑक्सीजन परमाणु है। सर एक अभिक्रिया हो रही थी, उसको हमने संक्षेप में लिखा और ये जो संक्षेप में लिखना है इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। क्यों करना है संतुलित, क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना पड़ेगा। मतलब जितनी मात्रा में हम लोगों ने मिलाया उतनी मात्रा में हमको मिलेगा। सर इस तरफ देखो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इस तरफ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिल गया। सर इस तरफ ऑक्सीजन के 2 परमाणु, सर इधर तो ऑक्सीजन के एक ही परमाणु है। मतलब यहीं जाके क्या हुआ, हमारा समीकरण क्या हुआ, असंतुलित हो गया। मतलब संतुलन अवस्था में नहीं है। तो इसको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो अभी क्या है
अभिकारक देख लो, अभिकारक की तरफ, अभिकारक हो इस तरफ है, ये क्या है अभिकारक, और इस तरफ उत्पाद है, इस तरफ अभिकारक इस तरफ उत्पाद है। सर देखते हैं अभिकारक की तरफ कितने, उत्पाद की तरफ कितने। सर हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ कितने हैं, दो है, उत्पाद की तरफ सर दो है, मतलब ये क्या है संतुलित है। सर इस तरफ भी दो, इस तरफ भी दो, मतलब ये क्या है संतुलित है। सर इस तरफ ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ दो है, उत्पाद की तरफ एक है, मतलब ये क्या है असंतुलित है, असंतुलित है। मतलब जो रासायनिक समीकरण होगा उसमें अगर एक भी परमाणु असंतुलित होगा, अनबैलेंस्ड होगा, मतलब हम बोलेंगे कि ये रासायनिक समीकरण ही अनबैलेंस्ड है, असंतुलित है। तो ये जो अभी जो दिख रहा है हमें रासायनिक समीकरण, ये क्या है असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ये जो रासायनिक समीकरण है ये कैसा है असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है सर, क्या हुआ कि रासायनिक समीकरण था, हमने क्या पहले चेक किया कि सर रासायनिक समीकरण में जितने परमाणु, जो जो परमाणु मतलब कौन कौन परमाणु है सर, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सर हाइड्रोजन को देखिए अभिकारक की तरफ जितना है लिख दिए, उत्पाद की तरफ जितना है लिख दिए, ऑक्सीजन दूसरा परमाणु क्या है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इस तरफ उस तरफ दोनों का लिख दिया, अभिकारक और उत्पाद का जो परमाणु की संख्या है, जो तत्व या अणु के जो परमाणु की संख्या है उसको लिख दिए। और हमने चेक किया कि अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों में समान परमाणु, जो जैसे हाइड्रोजन है और उधर भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो उधर भी हाइड्रोजन, तो मतलब उधर भी ऑक्सीजन, तो समान परमाणु की अभिकारक और उत्पाद में किसी भी एक परमाणु ले लो, अगर वो अभिकारक में भी और उत्पाद में भी, मतलब तीर के इस तरफ और उस तरफ, तीर के इस तरफ और उस तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों तरफ अगर अभिकारक और उत्पाद में किसी भी एक परमाणु को लो और उसका क्या हो, दोनों तरफ मात्रा या संख्या जो बोलो वो समान हो तो वो संतुलित है। अगर असमान हो, तो सर इधर ऑक्सीजन दो है, अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन परमाणु दो है, इस तरफ सर एक ही ऑक्सीजन परमाणु है, हाँ मतलब ये क्या है अभिक्रिया क्या है असंतुलित है। क्यों सर ये असंतुलित है, तो ये पूरा अभिक्रिया को असंतुलित कर दिया। तो सर ये असंतुलित हमको पता लग गया। अब हमारा यहाँ पे काम क्या हो गया, हमारा काम यहाँ पे क्या हुआ, अभिक्रिया को संतुलित करना। हमारा काम क्या आ गया, अभिक्रिया को संतुलित करना। सर संतुलित क्यों करेंगे अभिक्रिया को, क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना पड़ेगा। क्यों करें सर, हम नहीं करेंगे ऐसा होता है, यह नियम सार्वभौमिक नियम है, हर जगह अप्लाई होगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करें, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। सर रासायनिक समीकरण फिर क्या पढ़े हमने, क्यों करे संतुलित, वो वाला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। सर कैसे करें, कैसे पहचाने, ये तो आ गया कि संतुलित है या असंतुलित। पहले तो ये पहचाने कि संतुलित है या असंतुलित, तो हम कैसे पहचानेंगे सर, परमाणु किसी भी एक परमाणु को लेंगे, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ देखेंगे कि दोनों तरफ अगर परमाणु की संख्या समान हो गई तो वो क्या है संतुलित है। अगर कोई भी एक परमाणु लिए, उसका अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 3 हो गया, मतलब क्या है असंतुलित है। मतलब जब भी परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद की तरफ असंतुलित हो जाए तो हम बोलेंगे कि अभिक्रिया ही असंतुलित है। और हमारा काम क्या होगा, हमारा काम अभिक्रिया को संतुलित करना होगा। और कैसे करेंगे अभिक्रिया को संतुलित, उसी एग्जांपल से लेते हैं। सर H2 है और O2 है, हमें मिला H2O। सर इधर हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। सर इधर कितने हैं 2 है। सर इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। सर अब क्या कर सकते हैं हम, चाहे तो इस ऑक्सीजन को 1 बना दो, चाहे तो इस ऑक्सीजन को 2 बना दो।
मतलब हाइड्रोजन तो समान है ही, अब कुछ ऐसा करो कि इधर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है एक हो जाए या इधर का ऑक्सीजन दो हो जाए। इधर का ऑक्सीजन कैसे दो होगा सर, यहां दो लगा दो, वहां पे दो लगा दो। अब देखो अब क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया सर, अब हाइड्रोजन देखो दो दूनी चार हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया चार हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया दो हो गया। सर ये दो होता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो अब दो से इसको गुना करेंगे, दो दूनी चार, अब दो एकम दो, तो हाइड्रोजन चार ऑक्सीजन दो, तो हाइड्रोजन चार ऑक्सीजन दो। ये किस तरफ हो रहा है, उत्पाद की तरफ ऐसा हो गया। हमने क्या किया कि ऑक्सीजन को हमें दो करना था, तो इस चक्कर में हाइड्रोजन भी दो हो गया। अब क्या हो गया, इधर क्या है, इधर क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं अभी भी दो है, ऑक्सीजन कितने हैं दो। अब ऑक्सीजन हमारा हो गया, ऑक्सीजन देखो कुछ भी अभिक्रिया होती है ना संतुलित अगर करना हो तो पहले कोशिश करो कि ऑक्सीजन को कर ले, हाइड्रोजन मेंटेन जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ऑक्सीजन वाला काम क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हुआ संतुलित हो गया, ऑक्सीजन क्या हुआ संतुलित हो गया। अब हमें किसको संतुलित करना है, पहले ये था संतुलित, हाइड्रोजन था ऑक्सीजन गड़बड़ा रहा था, ऑक्सीजन क्या बोल रहा था असंतुलित हो रहा था, अनबैलेंस्ड हो रहा था। अब ऑक्सीजन हुआ गया बैलेंस, हाइड्रोजन को करना है बैलेंस। सर इधर चार है इधर दो, सर यहां अगर हमने दो लगा दिया तो हाइड्रोजन इधर क्या हो जाएगा चार। अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया चार, इधर भी हाइड्रोजन चार, इधर ऑक्सीजन कितना हुआ दो, इधर भी ऑक्सीजन दो। अब ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया जो ऊपर लिखी हुई है, अब ये क्या है, अब ये है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब जो ये अभिक्रिया है, अब ये क्या है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से संतुलन क्यों करना है, क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना है। किस तरह से करना है, पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, और अगर ज्यादा ले अब आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल इस पे करने हैं, धीरे धीरे आपको जैसे जैसे एग्जांपल करोगे सब पता लग जाएगा। रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण है ये जो समीकरण है, जिस किसी अभिक्रिया का समीकरण लिखा हुआ है, ये समीकरण क्या है अब संतुलित है। सर कैसे किए पीछे से फिर देखते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है सर, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना रासायनिक समीकरण हुआ। ठीक है सर, इसका समीकरण का संतुलन पहले तो बोलेंगे क्यों, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम एक सार्वभौमिक नियम है, हर जगह अप्लाई होता है, मतलब जितनी चीजें हमने मिलाए, जितनी मात्रा में मिलाए उतनी मात्रा में हमें मिलेगा। ठीक है सर, कैसे में आ गया, पहले तो पहचानो ये संतुलित है या असंतुलित है। अगर समीकरण तुमको लिखा हुआ है उसमें हर एक परमाणु को तुम चेक करो। जैसे हाइड्रोजन परमाणु है तो अभिकारक में कितने हैं उत्पाद में कितने हैं, हाइड्रोजन परमाणु है अभिकारक में कितने उत्पाद में कितने, ऑक्सीजन परमाणु है तो अभिकारक में कितने उत्पाद में कितने। अगर अभिकारक और उत्पाद में हर एक परमाणु समान हो गए, हर एक परमाणु अभिकारक और उत्पाद में समान हो गए तो वो संतुलित हो जाएगी अभिक्रिया। अगर समान नहीं हुए तो वो क्या हो जाएगी असंतुलित हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हो कि अभिक्रिया जो है ना वो दो तरह के हो सकती है। अभिक्रिया क्या हो सकती है, दो तरह के हो सकती है। अभिक्रिया जो है या समीकरण बोलो, अभिक्रिया से अच्छा समीकरण बोलो। जो समीकरण होगी, कौन सी समीकरण, रासायनिक समीकरण। ऐसा नहीं कि मैथ वाला समीकरण लगा दे रहे सर। तो जो समीकरण होगी वो कितने तरह की हो सकती है, दो तरह की। एक होगा संतुलित मतलब बैलेंस्ड, दूसरा होगा अनबैलेंस्ड मतलब असंतुलित। सब क्या चाहता है कि हमारा जो घर हो, हमारा परिवार हो, हमारा काम धंधा हो, हमारा हर कुछ हम क्या चाहते हैं हमारा संतुलन में रहे, हमारे बैलेंस्ड में चलता रहे। तो अभिक्रिया और समीकरण में क्या चाहेगा, हम बैलेंस्ड में रहे। तो कोई भी नहीं चाहेगा क्या क्या हो हम असंतुलित रहे, सब चाहेगा क्या। सर संतुलित कैसे पता करेंगे, कैसे थोड़ा समझेंगे सर, समझ में आ रहा थोड़ा लिख भी दो। सर संतुलित में क्या होगा कि परमाणु जो होंगे ना
हर एक परमाणु बोल दो, ठीक है। हर एक मतलब सभी परमाणु, ठीक है, उत्पाद में जितना होंगे उतना ही अभिकारक में होंगे। मतलब परमाणु की जो संख्या होगी, परमाणु की हर एक परमाणु की जो संख्या होगी, की संख्या जो होगी वो उत्पाद में जितनी होगी उतनी अभिकारक में, या ऐसे बोलो कि अभिकारक में जितनी होगी उतनी उत्पाद में होगी। इसमें क्या होगा, अभिकारक में जितनी होगी, अभिकारक में हर एक परमाणु की संख्या जितनी होगी संख्या इज नॉट इक्वल, उत्पाद में हर एक परमाणु की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारक में हर एक परमाणु की संख्या जितनी है उतनी उत्पाद में हर एक परमाणु की संख्या नहीं है। तो अभी रासायनिक जो अभिक्रिया होगी उसका जो समीकरण लिखेंगे या रासायनिक अभिक्रिया को ही बोलो, समीकरण और विज्ञान का कुछ भी अंतर नहीं है। अगर संक्षेप में लिख दिए, शॉर्ट में लिख दिए तो वो समीकरण कहलाएगा। ये अभिक्रिया ही है, अभिक्रिया ही है। अभिक्रिया जब भी होगी तो संतुलित रूप से होगी, ठीक है। इसीलिए हम समीकरण, इसलिए भी समीकरण लिखते हैं तो टाइम बचता है, ऐसे बार बार क्यों लिखे। दूसरा क्या होगा, तो हमको पता चलेगा कि ये जो अभिक्रिया हो रही है संतुलित रूप से हो रही नहीं है, कितना अमाउंट में हमको मिलाना है, क्या चीज। ऐसा नहीं कि बहुत सारे हाइड्रोजन मिला दिए और ऑक्सीजन थोड़ा सा मिलाए तो क्या होगा, थोड़ा सा ही वाटर बनेगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन बचा ही रह जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल करते हैं जल्दी से और लेक्चर को करते हैं हम अपना। क्या सर, हमको अगर बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सर इस तरफ कार्बन का संख्या 1, ऑक्सीजन का संख्या 2, इस तरफ कार्बन का संख्या 1, ऑक्सीजन का संख्या 2, ऑक्सीजन का संख्या 2। सर ये तो चमत्कार हो गया। मतलब ये समीकरण क्या है, ये समीकरण क्या है, पहले से ही क्या है, संतुलित है, ठीक है। और बात करें, और बात करें। सर हमें बनाना है अमोनिया। सर नाइट्रोजन गैस लिए प्लस हाइड्रोजन गैस लिए, ये क्या है, ये सब क्या है, उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। सर नाइट्रोजन गैस लिए, हाइड्रोजन गैस लिए और मिलाए और क्या बनाए, हम एक उत्पाद बनाए, उसको बोलते हैं NH3। इसको सर अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिया। मतलब सर नाइट्रोजन गैस मिलाए, हाइड्रोजन गैस मिलाए, उसको क्या बोले, अमोनिया। सर इधर नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन कितना 2, सर हाइड्रोजन कितना 2, सर नाइट्रोजन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 3। तो जब भी क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन फटाफट काम अपना कर लेता है, हाइड्रोजन अपना काम फटाफट कर लेता है, तो पहले दूसरे को बैलेंस करो, पहले दूसरे को बैलेंस करो। सर ये अभिक्रिया क्या है, अभी क्या है अभिक्रिया, सर इधर देखो नाइट्रोजन 2, इधर 1, इधर हाइड्रोजन 2, इधर 3, तो ये क्या है, असंतुलित है अभी। अब इसको क्या करना है, संतुलित। तो हाइड्रोजन को भी मत करना, पहले क्या करते हैं, अदर जो एक्स्ट्रा परमाणु है, दूसरा वाला परमाणु है, उसके अलावा जो परमाणु उसको पहले संतुलित करते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन अपना काम फटाफट कर लेता है, ठीक है। तो पहले देखो इधर 2 है, इधर 1 है, सर इसको 2 कैसे बनाएंगे, सर इधर हो जाएगा, 2 लगा दिए। अब क्या हो गया, अब ये काम जो हम किए क्या हो गया, सर इधर नाइट्रोजन अभी भी कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। इधर नाइट्रोजन अब कितना हो गया, इधर नाइट्रोजन कितना हो गया 2, सर हाइड्रोजन कितना हो गया 2 3 6। मतलब सर इधर 2 है, इधर 6 है, इधर 2 है, इधर 6 है। मतलब क्या, सर यहाँ अगर हम 3 लगाए ना, तो हाइड्रोजन इधर भी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन होगा। अब देखो, अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, सर इधर नाइट्रोजन कितना हुआ 2, हाइड्रोजन कितना हुआ, सर 3 दूनी 6, सर इधर नाइट्रोजन, सर 2 एकम 2, नाइट्रोजन कितना हुआ 2, हाइड्रोजन कितना हुआ 3 दूनी 6, अच्छा 2 3 6, हाइड्रोजन कितना हो गया